हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होती क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग सेल्स, चाहे वो प्लांट की हो या फिर वो एनिमल की हो, उनको बॉडी एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि हमारी जो प्रोटीन होती है, हमारी जो प्रोटीन होती है वो किससे बनती है? अमीनो एसिड से बनेगी। और जो आपका स्टार्च बनता है वो बनता है ग्लूकोज से। अब इसके बाद बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, एंड जो उसमें जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है वो भी क्या है? प्लांट की सेल से ही होती है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, यहाँ पर जैसे प्लांट की सेल वॉल बनना या ग्लूकोज से स्टार्च का बनना, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, सॉइल से मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करना, ये सारी एक्टिविटी करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। तो ये एनर्जी जो होती है वो हमें कैसे मिलती है? वो मिलती है हमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तब हमें ये एनर्जी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि दिस केमिकल ब्रेकडाउन अकर्स बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये किसकी प्रेजेंस में, मतलब किसकी यूटिलाइजेशन में हो रहा है? ऑक्सीजन की, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर दी भी गई है कि 6CO2, ये आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन के साथ क्या करा गया है? ऑक्सीडाइज किया गया है। फिर उसमें क्या होता है कि CO2 मिलेगा और H2O, और एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि इसमें लिखा है कि इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टर है यहाँ पर कि इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका जो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, वो आपको एक सिंगल स्टेप्स में नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सीरीज होती है केमिकल स्टेप्स की, उसमें आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद बताया गया दीज स्टेप्स अकर इन 2 मेजर फेजेस। पहला स्टेप होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में चेंज करेगा। ये आपके साइटोप्लाज्म में मिलता है। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा स्टेप है क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल में क्या होता है? जो पायरुवेट होता है वो CO2, H2O और ATP में मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बताया सेकंड स्टेप क्या होता है। इसमें कह रहा है ईच ब्रेक डाउन स्टेप ड्यू टू द पर्टिकुलर एंजाइम। तो यहाँ पर साफ साफ मतलब एक तरीके से सीधी सी बात बताई गई है कि जितना भी ब्रेक डाउन होता है उसको करने के लिए हर स्टेप को करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड स्टेप है तो इसमें बताया गया है कि जो एनर्जी होती है वो लिबरेट होती है इस ब्रेक डाउन में। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो सीधे आपको डायरेक्ट, उसमें क्या है कि आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ी सी हीट भी मिलेगी, बट लार्ज पार्ट में आपको जो मिलेगी वो केमिकल एनर्जी में मिलेगी। ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि थोड़ी इसमें हीट निकलेगी, एंड डजन नेक्स्ट की बात करें तो उसमें आपको लार्ज क्वांटिटी में क्या मिलेगा? एक केमिकल एनर्जी मिलेगी। वो किसकी फॉर्म में मिलेगी? ATP की फॉर्म में। ये जो ATP का फॉर्म होती है ये क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है। यानी कि जितनी भी हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं वो सब क्या है? इसी से द्वारा करते हैं। तो इसका फुल नेम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि ये जो एनर्जी हमें फॉर्म होती है ATP की फॉर्म में, इसको जब हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ATP का हम एक मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं तो एक मॉलिक्यूल हमने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया, तो उसमें आपको जो बाद में बचेगा वो ADP बनेगा, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी कि मॉलिक्यूल जो आपकी एनर्जी है उसका हम एक मॉलिक्यूल ख़त्म कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो आपको ADP बचता है। उसके बाद कह रहा है अगेन बैन मोर एनर्जी इज अवेलेबल बाय फर्दर ब्रेकडाउन। तो ये प्रोसेस तो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो इसमें यही बताया गया है
कि हम दोबारा से क्या करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यही एनर्जी हमें दोबारा से मिल जाएगी, यानी कि जो हमारा एडीपी है वो रिकन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। ठीक है, सो इट गोज ऑन एंड ऑन, तो ये हमेशा चलता रहेगा। जब आप खाना खाओगे, जब आप रेस्पिरेशन करोगे, तो ये उसमें ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे बताया गया कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसमें आपको 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम शो किया गया है बुक में आपकी। तो इसमें बताया गया है कि जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है, तो उसमें CO2 निकल रही है और H2 भी निकल रहा है, और जो एनर्जी निकल रही है उस कुछ अमाउंट में हीट भी निकलेगी और आपका एटीपी निकलता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि इसमें हमने एक मॉलिक्यूल क्या कर लिया, यहाँ पर खर्च कर लिया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या कर लिया, खर्च कर लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, दो, यानी कि 2 बचे। फिर ये क्या करेगा, हम यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन करेंगे, यही चीज़ क्या है, फिर से ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वही क्या है, दोबारा से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया है कि जो एटीपी है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द लिविंग सेल नीड एनर्जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनसाइड हमारे लिविंग सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अवेलेबल होती है आपको एटीपी की फॉर्म में, इमीडिएट सोर्स। Hence this chemical compound ATP is describe the energy currency of the cell। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक आपका कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, यानी कि जो इसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक सिंपल सुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होती है। अब इसमें कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शो करते हैं, एक होगी एनाबॉलिक, दूसरी होगी कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक में क्या कहते हैं, इसको हम बायोसिंथेटिक प्रोसेस या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है, कंज्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैटाबॉलिक होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, या ब्रेक डाउन कह सकते हैं उसको, ब्रेक डाउन प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, फिर बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन इज ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय द लिविंग सेल्स। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है जो कि एक लिविंग सेल के द्वारा किया जाता है, जिसमें वो क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल स्टेप्स होते हैं, और जो बर्निंग होती है वो एक सिंगल स्टेप्स में होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एंजाइम के द्वारा होता है, इसमें हीट ही रिलीज होती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसमें एनर्जी लिबरेट करती है एटीपी की फॉर्म में, और इसमें जो एनर्जी होती है वो सिर्फ हीट और लाइट को ही शो करती है। इसमें कोई भी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, और इसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें सेलुलर प्रोसेस होता है, ये नॉन सेलुलर प्रोसेस है, और इसमें क्या होती है, बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है। देन इसमें जो हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि आपका इग्निशन पॉइंट होता है, जब आप आग जलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हीट अप होगा। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है कि जो एंटायर प्लांट होता है वो कैसे रेस्पायर करता है। तो उसमें बताया गया कि every part of plants such as leaf, stem, roots and even the deepest place in the any region respire। मतलब यहाँ पे बताया गया कि प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो लीव हो, स्टेम हो, रूट हो, या इवन डीपेस्ट प्लेस्ड, यानी कि जो रूट की बात कर रहा है बहुत ज़्यादा डीपेस्ट होती है, वो भी क्या करती है, रेस्पायरेशन करेगी। इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऑब्टेन की जाती है एटमॉस्फेयर से।
देयर 3 इनलेट, एक तो स्टोमेटा से की जाएगी, लेंटिकल से की जाएगी और जनरल सरफेस। स्टोमेटा जो लीव्स पर होंगे, लेंटिकल्स आपके स्टेम पे होंगे और जनरल सरफेस यानी कि रूट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो प्लगिंग है, टिलिंग ऑन द सॉइल क्रिएट अ टाइनी एयर स्पेसेस। तो यहाँ पे जो प्लगिंग की जाती है क्रॉप फील्ड में या टिलिंग की जाती है सॉइल की, तो उससे क्या होता है कि उनके बीच में एक छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो प्रोवाइड हो जाता है, प्रोवाइड द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट। इसमें हम जो प्लगिंग और टिलिंग करते हैं उससे छोटे छोटे पोर्स ओपन हो जाते हैं सॉइल में, और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है रूट के लिए, और रूट क्या करती है, आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है एटमॉस्फेयर एयर को। फिर कह रहा है जो वाटर लॉक्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल डज नॉट हैव स्पेसेस। जब बहुत ज़्यादा आप पानी भर देंगे तो उसमें एयर स्पेसेस नहीं बचता है, तो एयर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कोई भी कॉम्पैक्ट सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन ऑफ द रूट अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे कह रहा है दिन के टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगी, दैट द लीफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो लीफ क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। सम ऑफ विच यूज्ड अ रेस्पायरेशन, उसमें से कुछ को क्या कर लेते हैं, वो रेस्पायरेशन में यूज कर लेती है, रेस्ट ड्यू टू डिफ्यूजर, और बाकी जो है सब बाहर को निकाल देती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है जब रेस्पिरेशन हो रही है लीव्स के द्वारा, सर्व एज अ रॉ मटेरियल। तो ये क्या कर रहा है कि एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो खाना लीफ बना नहीं पाएगी, और अगर खाना नहीं बना पाएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फिर इसके बाद कह रहा है कि एट नाइट इवन द लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो रात के समय में क्या होता है, रात के टाइम में, नाइट के टाइम में जो प्लांट लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करती हैं, यानी कि उल्टा, दिन में वो ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं और नाइट के टाइम में क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहे हैं। ये बात, और बदले में क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हिंस देयर अपीयर द सम ट्रुथ बिलीव दैट द वन शुड नॉट स्प्लिट द। तो ये मतलब पहले की कहावत कही गई थी कि रात में पेड़ों के नीचे मत सोया करो, ये भूत आता है ऐसा वगैरह। तो यहाँ पर बताया गया है कि देयर अपीयर टू बी द ट्रुथ, ये सच बात है। कुछ भी बात है, जैसे बिलीव करते थे कि कोई भी पेड़ के नीचे नहीं सोता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसमें ये होता है कि हमारा प्रोसेस ही उल्टा हो जाता है, कि दिन के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन नाइट के टाइम में ये उल्टा हो जाता है कि वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है। तो वो क्या करता है, ह्यूमन तक या पर्सन, कोई भी ह्यूमन तक जा नहीं पाती है ऑक्सीजन। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या होती है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है। फिर उसके बाद भी बताया गया कि देयर इज़ मोर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ में क्या होता है, पेड़ ज़्यादा लगा लो तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है घरों में, अंडर द ट्री एंड नाइट। नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करती है रेस्पिरेशन में। इसीलिए कहा जाता है कि आपको रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया, पूछा गया है कि जो आपका 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन मिलता है, क्या मिलता है, 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, एक एरोबिक होगा और एक एनएरोबिक होगा। तो एरोबिक की बात करें तो इसमें कह रहा है कि फ्री ऑक्सीजन यूज रेस्पिरेशन। इसमें जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो यूज कर ली जाती है। देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें फ्री ऑक्सीजन का यूज होता है, और एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्मेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ठीक है, एंड इसके बाद एंड प्रोडक्ट है ये। दिस इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसमें से ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया है, उसका ऑक्सीडेशन किया गया है। इसमें देखिए आपको CO2 मिलेगा, H2 मिलेगा और 38 ATP मिलेगा, जो कि आपकी एनर्जी और उसमें थोड़ी सी हीट भी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोसीड ओनली बैन ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन प्रोसीड होता है जब वो ऑक्सीजन
अवेलेबल होती है एंड दिस कॉल्ड द एरोबिक या ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि सम टाइम सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे आपका फ्रूट है, सीड है, ये क्या करते हैं, टेम्पररी रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पायर करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन की एब्सेंस में करनी होती है। इन दिस टाइप रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन। तो इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। तो वो किस में हो जाता है, एथेनॉल में, यानी कि इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें बहुत ही लोएस्ट क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है आपको। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे CO2 है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं थे, तो एनोरोबिक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होगी, एब्सेंस होगी। तो इसमें इथेनॉल मिलता है, CO2 मिलेगा और 2 ATP, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनऑक्सीबायोटिक कहेंगे। एज इट प्रोसीड इवन विदाउट ऑक्सीजन, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका विदाउट ऑक्सीजन प्रोसीजन है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनी पार्ट कैन नॉट कंटिन्यू इन अ प्लांट फॉर मोर देन फ्यू डेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका, इसमें क्या होता है कि एनी पार्ट ऑफ कैन नॉट कंटिन्यू, कुछ ही दिन के लिए कंटिन्यू कर पाते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दिस द पार्ट अल्टीमेटली डाई, यानी कि ये पार्ट क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फ्रूट आपने देखा होगा सड़ के गल जाता है, तो इसी टाइप से। फिर कह रहा है बट देयर आर सर्टेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे स्कोपिक, जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, सच जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, विच नॉर्मली रेस्पायर ओनली एनारोबिक। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एनारोबिकली ही रेस्पायरेशन करते हैं। इवन द जर्मिनेटिंग सीड, जो आपका जर्मिनेटिंग सीड है when deprived of air respire anaerobic। तो सीड भी हमारा क्या करता है, एनारोबिकली रेस्पायर करता है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, जो आपके आगे एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में, उसमें शो किए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक डिफरेंस दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है कि ये प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन की, और इसमें विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें जो एनर्जी होती है वो लिबरेट करती है लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इसमें जो एनर्जी होती है वो स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 ATP बनता है। इसमें जो नॉर्मली थ्रू आउट होता है आपकी लाइफ होती है, और इसमें टेम्प्रोरी शॉर्ट पीरियड, कम ही कुछ ही टाइम के लिए इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन होगा, और वो चीज़ डेड हो जाएगी या मर जाएगी। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो या, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।